हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक एनक्लेक्स एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका हम एक पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हमने 5 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हमारे पास उसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम आगे के जो बचे हुए 10 एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। इसका देखो, पहला एमसीक्यू हमारे पास क्या है। देखो, एक नर्स है। ठीक है, एक नर्स है जिसके अंदर क्या है हमारे पास, वो एक क्लाइंट का केयर कर रही है। ठीक है, नर्स है, वो हमारी क्या कर रही है, क्लाइंट की केयर कर रही है। ठीक है, और उस क्लाइंट को प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, उस पेशेंट को है हमारे पास क्रॉन्स डिजीज, हु हैज़ अ कैल्शियम लेवल ऑफ 8 mg/dl। ठीक है, विच पैटर्न्स वुड द नर्स वॉच फॉर ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। देखो, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का क्वेश्चन है हमारे पास कि कितने आंसर्स इसमें हमारे पास सही हो सकते हैं। ठीक है, सारे ही टिक करने हैं हमें। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हम देखते हैं हमारी क्रॉन्स डिजीज क्या होती है। ठीक है, क्रॉन्स डिजीज हमारी होती है, ये एक इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज है। ठीक है, मेनली ये हमारे बावल को अफेक्ट करती है। अगर उसमें भी आपसे मोस्ट कॉमन कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है, अगर वो पूछा जाता है तो आप लोग बता सकते हो कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है। मोस्ट कॉमनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब अगर वो क्रॉन्स डिजीज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगी, ठीक है, किसको अफेक्ट करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर अफेक्ट करेगी, तो पेशेंट का कैल्शियम लेवल कैसे हमारे पास डिक्रीज होगा। मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर हमारे जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। अगर वहीं पे इन्फ्लामेशन हो गई प्रॉपरली तो एब्जॉर्ब्स नहीं हो पाएंगे, हमारे पास माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम उस कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन की ना होने की वजह से हमारे पास जो कैल्शियम का लेवल है क्रॉन्स डिजीज के अंदर, वो हमें क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। देखो, इस क्वेश्चन में आपके कितने एमसीक्यूज कवर हुए हैं। फर्स्ट वन की क्रॉन्स डिजीज क्या होती है, मोस्ट कॉमन ये किस पार्ट को अफेक्ट करती है, मोस्ट कॉमन किस पार्ट को अफेक्ट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। ठीक है, और क्रॉन्स डिजीज में मेनली कौन सा, अगर हम आयन की बात करें, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता है, हमारा कैल्शियम कम हो जाता है। वो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये सब। ठीक है, अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि सारे जितने भी हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी वैल्यू को आप क्या करके आओगे, रीड करके आओगे और मुझे कमेंट में आंसर करोगे। तो यहाँ मैंने एक आपकी छोटा सा इमेज इंसर्ट करी है, जिससे आप देख सकते हो नॉर्मल हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, तो मेनली आज हम इसमें कैल्शियम का डिस्कस कर रहे हैं। तो कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास है 8.5 से 10.2 mg/dl। ठीक है, तो मेनली जो हमारा क्वेश्चन है इसमें इन्होंने ईसीजी पूछी है कैल्शियम की, और कैल्शियम की भी कब, जब कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कम। ठीक है, मेनली इन्होंने ईसीजी पूछी है जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है। और कैल्शियम के लेवल अगर कम है उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, मेनली हाइपोकैल्शियमिया हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें मैंने एक ईसीजी की इमेज इंसर्ट करी है जो हाइपोकैल्शियमिया और हाइपरकैल्शियमिया को शो कर रही है। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें, हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कैल्शियम का लेवल डिक्रीज, तब हमें ईसीजी में कौन कौन सी फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी। देखो, जब भी आप हाइपोकैल्शियमिया या दैट मीन्स आप अगर कैल्शियम के ईसीजी की बात करते हो, उसमें आपको मेनली 2 चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, मेनली आप देखते हो QT एंड ST। क्या देखते हो, QT एंड ST। ठीक है, अगर आप कैल्शियम की ईसीजी देख रहे हो, मेनली उसमें आप 2 चीज़ें देखते हो, QT इंटरवल आप चेक करते हो और ST सेगमेंट आप चेक करते हो। तो यहाँ आप ईसीजी में देख सकते हो, देखिए आपके पास मेनली जो QT जो इंटरवल है और ST सेगमेंट है वो प्रोलॉन्ग्ड आपको देखने को मिल रहा है। जो ST सेगमेंट है, ठीक है, ये जो ST सेगमेंट है आपका, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रोलॉन्ग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रोलॉन्ग देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो QT इंटरवल है आपका, वो भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप हाइपोकैल्शियमिया की बात करते हो उस ईसीजी के अंदर आपको ST सेगमेंट क्या देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग्ड, और QT इंटरवल भी आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इन अनदर हैंड अगर हम बात करें हाइपरकैल्शियमिया की, उसमें जो ST सेगमेंट हमारा होता है वो हमें शॉर्ट देखने को मिलता है और QT इंटरवल हमें क्या देखने को मिलता है, वो भी शॉर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपोकैल्शियमिया में दोनों ही चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, QT इंटरवल भी और ST सेगमेंट भी दोनों ही हमें प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलते हैं। हाइपरकैल्शियमिया में दोनों ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, शॉर्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी हाइपोकैल्शियमिया और हाइपरकैल्शियमिया की ईसीजी। ठीक है, इससे आप देख सकते हो कि आपका जो कैल्शियम का लेवल है उसकी वजह से आपका क्या इफेक्ट पड़ता है ईसीजी के ऊपर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल
ठीक है, और प्रोलोंग्ड एसटी सेगमेंट, इसमें 4th और 5 जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, नर्स जो है, एक नर्स है हमारे पास, वो रिव्यू कर रही है इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट को। किसको रिव्यू कर रही है? इलेक्ट्रोलाइट्स के रिजल्ट को रिव्यू कर रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का रिजल्ट अगर हम देखें, वो क्या कर रही है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स का रिजल्ट चेक कर रही है। और पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है, हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट को है। ठीक है, और नर्स ने किसका लेवल मेनली देखा, किसके लेवल में इम्बैलेंस उसने देखा, पोटेशियम के लेवल में। पोटेशियम के लेवल में उसको कितना इम्बैलेंस दिखाई दिया, 5.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर उसके पास रेंज थी। ठीक है, अब पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये पोटेशियम का लेवल नॉर्मल है, इंक्रीज है, डिक्रीज है? कमेंट करके आप मुझे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये पोटेशियम का लेवल मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ज़्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है, ये उससे जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक ही होता है। ये हमारे पास 5.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। और मैंने कल आपको एक आंसर या क्वेश्चन बताया था कि अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि उस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, इंपल्सेस का ट्रांसमिशन वो रोक देता है, और हमारे जो कार्डियक अरेस्ट आने की सिचुएशन है पेशेंट के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब नर्स हमको बोल रही है कि आप ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अगर पेशेंट का पोटेशियम का लेवल ये है। तो अब पोटेशियम का लेवल, पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, क्रोनिक किडनी डिजीज अगर पेशेंट को है तो हमारे पास पोटेशियम का लेवल कम देखने को मिलेगा या ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो पोटेशियम का लेवल हमें मेनली इंक्रीज ही देखने को मिलता है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें डिक्रीज भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंक्रीज क्यों देखने को मिलता है, इसका क्या रीज़न है हमारे पास? देखो, जब भी आपकी बॉडी में क्रोनिक किडनी डिजीज है, किडनी क्या है, प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पा रही, प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, किसको, पोटेशियम को। अगर प्रॉपरली किडनी पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं करेगी तो हमारी बॉडी में जो पोटेशियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, मेनली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका रीज़न कि मेनली क्रोनिक किडनी डिजीज में पोटेशियम का लेवल हमें ज़्यादा ही देखने को मिलता है, और उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसकी ईसीजी की। तो देखिए ईसीजी की इमेज मैंने आपकी यहाँ इस पीडीएफ में इंसर्ट कर दी है। ठीक है, देखो फर्स्ट वन हमारे पास, हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कौन सी ईसीजी देखनी है, हमने देखनी है हाइपरकैलेमिया की ईसीजी। ठीक है, कौन सी ईसीजी हमने चेक करनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाइपरकैलेमिया। ठीक है, हाइपरकैलेमिया में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? देखो, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जो इससे पहले वाली जो हमारे एमसीक्यूज हमने देखे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मेनली जो आपकी टी वेव होती है हाइपरकैलेमिया के अंदर, हमारे पास मेनली जो टी वेव है उसका हमें पीक दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मेनली हमें उसका पीक दिखाई देता है। ठीक है, उसका पीक दिखाई देगा। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, जो पी वेव होती है मेनली वो हमें क्या दिखाई देती है, फ्लैट दिखाई देती है। ठीक है, और पी आर जो इंटरवल होता है वो प्रोलोंग्ड दिखाई देता है, पी आर इंटरवल हमें प्रोलोंग्ड दिखाई देगा, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स हमें वाइड दिखाई देगा। ठीक है, और जो हमारी टी वेव है, टी वेव का पीक आपको शो होगा। मेनली आपको हाइपरकैलेमिया की ईसीजी में अगर फाइंड आउट करनी है तो आप टी वेव को चेक कर सकते हो। टी वेव का अगर पीक आपके पास है, दैट मीन्स आपकी कौन सी सिचुएशन है, हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन है। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखते हैं, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। क्या आपको हाइपरकैलेमिया में कहीं भी एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन शो हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्या ये हमारे पास सही आंसर है? नहीं है। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट यू वेव। तो क्या हमें कहीं पे भी यू वेव जो है वो हमारी प्रोमिनेंट होती है मेनली हाइपोकैलेमिया के अंदर। आप इससे ऊपर वाली ईसीजी के अंदर देख सकते हो, यू वेव हमारी प्रोमिनेंट है इसमें। ठीक है, तो क्या हमारे पास सेकंड राइट आंसर है? नहीं। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है टॉल पीक टी वेव। मैं आपको एक क्वेश्चन बार बार बता रही हूँ कि हाइपरकैलेमिया में मेनली हमारी जो टी वेव होती है वो हम चेक करते हैं, और मेनली उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, टॉल पीक्ड टी वेव देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसमें सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का क्वेश्चन है। आप इसमें जितने राइट आंसर हैं सबको आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड एसटी सेगमेंट। क्या इसमें आपको
ST सेगमेंट कहीं प्रोलॉन्ग्ड दिख रहा है, नहीं। नेक्स्ट है आपका वाइडन QRX कॉम्प्लेक्स, वाइडन QRX कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें आपका नेक्स्ट जो आपका ECG में शो कर रहा है वो क्या शो कर रखा है, QRX कॉम्प्लेक्स आपका क्या दिखा रखा है, वाइड। ठीक है, तो ये मेनली हाइपरकैलेमिया की ECG की अगर हम बात करें कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं हमारे, कौन कौन से, 3rd और 5 ऑप्शन हमारे हैं करेक्ट। ठीक है, हाइपरकैलेमिया में मेनली हमें जो QRX कॉम्प्लेक्स होता है वो वाइड दिखाई देता है। ठीक है, टी वेव हमें पीक्ड दिखाई देती है। ठीक है, और पी वेव जो होती है वो फ्लैट हमें दिखाई देती है। QRX कॉम्प्लेक्स मैंने बता दिया वाइड दिखता है। PR जो इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग्ड दिखता है। और इसी के साथ साथ आप इसमें देख सकते हो जो हाइपोकैलेमिया की ECG होती है उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे ST सेगमेंट का डिप्रेशन, फ्लैटेंड टी वेव्स, प्रोमिनेंट यू वेव। मेनली इसमें प्रोमिनेंट जो यू वेव होती है वो हमें दिखाई देती है। और टी वेव इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी फ्लैट ही दिखाई दे, मोस्टली मेनली आपकी क्या इन्वर्टेड टी वेव भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड टी वेव भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा नेक्स्ट MCQ। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा क्या है, विच क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सोडियम लेवल एट 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देखो आपके पास एक सिचुएशन इसमें दी हुई है, ठीक है, और वो सिचुएशन हमारी क्या है, सोडियम का लेवल आपको दे रखा है। नेक्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सोडियम और उसका लेवल हमें दे रखा है 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आप मुझे चेक करके बताओगे कि क्या ये नॉर्मल है, डिक्रीज है या फिर इंक्रीज है। ठीक है, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग सोडियम का लेवल इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो कि क्या है, डिक्रीज है। अब अगर सोडियम का लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, मेनली हाइपोनेट्रीमिया यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं कि ऐसा कौन सा क्लाइंट है, नीचे जो सिचुएशन दी हुई है इसमें से कौन से क्लाइंट को हाइपोनेट्रीमिया होने के रिस्क सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल कौन से सिचुएशन में जो नीचे दी हुई है उसमें कम हो सकता है। तो फर्स्ट ही जो हमारा ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग वही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो क्लाइंट हु इज टेकिंग डायरेटिक्स, इसका क्या मतलब है, देखो डायरेटिक्स जो होते हैं वो मेनली जो ह्यूमंस होते हैं या फिर हमारा पेशेंट होता है उसके अंदर क्या करते हैं, यूरिन का जो आउटपुट है, यूरिन का, ठीक है, किस चीज़ का, यूरिन का जो आउटपुट है वो क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। अगर हमारा यूरिन इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स क्या है, वाटर का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, हमारा सोडियम का एक्सक्रीशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अगर ये दोनों ही चीज़ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होंगी, सोडियम का भी तो एक्सक्रीशन हो रहा है, तो हमारी बॉडी में सोडियम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारी कौन सी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, हाइपोनेट्रीमिया हमें देखने को मिलेगा। और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो ये तो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लाइंट विद हाइपर एल्डोस्टीरोनिज्म, अगर किसी पेशेंट के अंदर एल्डोस्टीरोन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो क्या पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, नहीं। जो हाइपर एल्डोस्टीरोनिज्म की जो कंडीशन है मेनली इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपर नेट्रीमिया देखने को मिलता है। ऐसे ही कुशिंग सिंड्रोम हमारा है, इसमें भी हमें हाइपर नेट्रीमिया देखने को मिलता है। और जो पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे लेते हैं उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपर नेट्रीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं, मेनली सोडियम का नॉर्मल लेवल, ठीक है, और जिससे आपको पता चला कि आपका जो सोडियम का लेवल है वो इसमें कम है। कौन से टर्म यूज़ करते हैं, हाइपोनेट्रीमिया हम यूज़ करते हैं। और जब पेशेंट डायरेटिक्स लेता है तो पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर हु इज रिसीविंग हाई डोज ऑफ अ डायरेटिक्स। देखो नर्स क्या कर रही है, हमारे पास एक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ठीक है, क्या है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, हु इज रिसीविंग हाई डोज ऑफ डायरेटिक्स, जो बहुत ही हाई डोज ले रहा है, किसकी, डायरेटिक्स की। और डायरेटिक्स क्या करते हैं, यूरिन का आउटपुट हमारी बॉडी से इंक्रीज करवाते हैं। ऑन असेसमेंट द नर्स नोट दैट द क्लाइंट हैज फ्लैट नेक वेन्स, कि नेक वेन्स जो है वो फ्लैट हैं। जनरलाइज्ड मसल्स वीकनेस, मसल्स की जो वीकनेस है वो भी ज़्यादा है। डिमिनिस्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, नर्स सस्पेक्ट हाइपोनेट्रीमिया,
व्हाट एडिशनल साइन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इन क्लाइंट विद हाइपोनेट्रीमिया। देखो कि इसमें मेनली हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाइपोनेट्रीमिया के साइन एंड सिम्टम्स। और हाइपोनेट्रीमिया का मतलब हमारे पास क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। ठीक है। एक पेशेंट ऐसा था जिसका बिल्कुल ही मतलब क्या था, हार्ट फेलियर था, और वो पेशेंट क्या ले रहा था, कंटिन्यूअसली डायरेटिक्स ले रहा था। दैट मीन्स वो सोडियम का जो लेवल है उसको बाहर कर रहा था, सोडियम का एक्सक्रीशन क्या कर रहे थे वो लोग, इंक्रीज कर रहे थे। अब उसकी नेक वेन्स भी क्या है, बिल्कुल फ्लैट हैं। दैट मीन्स ये किसको शो कर रहा है कि जो पेशेंट के अंदर फ्लूइड का जो लेवल है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है हमारे पास। ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट है मसल ट्विचेस। जो मसल का जो ट्विचनेस जो मेनली होती है वो हमारे सोडियम की वजह से नहीं होती। मेनली मसल्स के अंदर वीकनेस सोडियम की कमी की वजह से हमें जरूर देखने को मिलती है, लेकिन जो मसल हमारी ट्विच होती है वो मेनली कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, कैल्शियम के अंदर। नेक्स्ट है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। देखो अगर कोई पेशेंट डायरेटिक्स ले रहा है, ठीक है, और वो फर्स्ट चीज़ तो उसमें कभी भी यूरिन का जो आउटपुट है वो डिक्रीज नहीं हो सकता। और दूसरी सिचुएशन अगर हम बात करें, किसी पेशेंट के अंदर अगर यूरिन आउटपुट कम है तो कभी भी उस पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया नहीं हो सकता। उसके अंदर कौन सी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, मेनली जो सोडियम होता है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है, क्योंकि ना वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है ना हमारा सोडियम का एक्सक्रीशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स। हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स मेनली जो बाउल जो पेरिस्टाल्सिस हमारे मूवमेंट्स होते हैं वो सोडियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या देखने को मिलते हैं, हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो होती है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी वो हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे सोडियम की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। लास्ट जो ऑप्शन है इसका, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कभी भी हमारी हाइपोनेट्रीमिया में कम नहीं होती, मतलब इंक्रीज नहीं होती। ये हमारी किस सिचुएशन में बढ़ती है, हमेशा जब हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में हमें जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या देखने को मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। जब भी किसी पेशेंट के अंदर सोडियम की डेफिशिएंसी होती है उस केस में हमें उस पेशेंट के अंदर हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स हमें सुनाई देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। देखो, नर्स रिव्यू ए क्लाइंट्स लेबोरेटरी रिपोर्ट एंड नोट्स दैट द क्लाइंट सीरम फॉस्फोरस लेवल इज 1.8 mg per dl, विच कंडीशन मोस्ट लाइकली कॉज दिस सीरम फॉस्फोरस लेवल। ठीक है। तो अब कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें फॉस्फोरस का ये वाला लेवल जो है वो देखने को मिलेगा। तो देखो नर्स क्या कर रही है, यहाँ पे रिव्यू कर रही है क्लाइंट की लेबोरेटरी रिपोर्ट को। मेनली हमारा यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चेक हो रहा है, फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस। इसका लेवल हमारे पास दिया हुआ है 1.8 mg per dl, जो कि हमारा क्या है, लो है। नॉर्मल जो वैल्यू हमारी होती है उससे इसका लेवल क्या है, लो है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.0 से 4.5 mg per dl इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा डिक्रीज्ड वैल्यू है। ठीक है। अब डिक्रीज्ड वैल्यू है तो पेशेंट के अंदर इसके अंदर हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, हाइपोफॉस्फेटीमिया। ठीक है, हाइपोफॉस्फेटीमिया। तो हमारे पास पेशेंट के अंदर सिचुएशन है हाइपोफॉस्फेटीमिया की। अब ऐसे नीचे जो सिचुएशंस हमारे पास दी हुई हैं इसमें से कौन सी सिचुएशन हाइपोफॉस्फेटीमिया को क्या कर रही है, मतलब लीड कर रही है, वो हमें देखना है। फर्स्ट जो है माल न्यूट्रिशन। देखो अगर किसी पेशेंट का न्यूट्रिशन का लेवल ही क्या है, हमारे पास डिक्रीज्ड है, पेशेंट क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन में ही प्रॉपर नहीं ले रहा। ठीक है, स्टारवेशन पेशेंट को हो रहा है। ठीक है, तो ये मेनली पॉजिटिव फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी में पोटेशियम की लेवल को डिक्रीज करने के। ठीक है। रीनल इंसफिशिएंसी, ये कभी भी हमारा हाइपोफॉस्फेटीमिया की मतलब रीनल इंसफिशिएंसी की वजह से कभी भी हाइपोफॉस्फेटीमिया हमारी बॉडी में नहीं होता। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में नहीं होता। जब देखो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म मैं आपको बता देती हूँ, जब भी जो बॉडी के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो डिक्रीज्ड फंक्शन करने लग जाती है, उसके फंक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर भी हमें क्या नहीं देखने को मिलता, हाइपोफॉस्फेटीमिया नहीं देखने को मिलता। इसमें मेनली हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपरफॉस्फेटीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, मेनली जो फॉस्फोरस का जो लेवल है, ठीक है, वो हमें क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है,
ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर हुई। और सेम यही हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर, रीनल इनसफिशिएंसी के अंदर मेनली जो हमारा इसमें राइट आंसर है वो है माल न्यूट्रिशन। ये बहुत ही इजी एमसीक्यू था। अगर कोई पर्सन है वो न्यूट्रिशन में ही फॉस्फोरस नहीं ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। Nurse is reading a physician's progress note in the client's record and read that the physician has documented insensible fluid loss of approximately 800 ml per मतलब 800 ml daily. Nurse plans to monitor the client knowing the insensible fluid loss occurs through which type of excretion. देखो मेनली इन्होंने हमसे इस क्वेश्चन में ये हमसे पूछना चाहता है मेनली जो हमारा इनसेंसिबल लॉस है वो कहाँ से होता है। ठीक है, जिसको आप लोग सेंस नहीं कर पाते, जिसका आपको नहीं पता चलता मेनली, ठीक है, उसका, या आप उसको मेजर नहीं कर सकते, वो हमारा कौन सा लॉस होता है, फ्लूइड का इनसेंसिबल लॉस होता है। नर्स क्या कर रही है, फिजिशियन के प्रोग्रेस नोट्स को रीड कर रही है, तो क्लाइंट के रिकॉर्ड में उसको क्या मिलता है कि फिजिशियन ने एक चीज़ डॉक्यूमेंट करी है कि उसका जो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस जो है वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 100 ml डेली है, कि पेशेंट का इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस है वो 800 ml एक दिन में है। ठीक है, तो अब नीचे जो दिए हुए टाइप्स हैं इसमें से कौन सा इनसेंसिबल लॉस का एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, देखो फर्स्ट देखते हैं यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट, अब आप मुझे बताओ, अगर आप किसी पेशेंट का इनटेक आउटपुट मेजर कर रहे हो तो क्या आप यूरिन आउटपुट को मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कि पेशेंट ने कितना इनटेक लिया, ठीक है, पेशेंट का कितना इनटेक है, कितना आउटपुट है, दोनों ही चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स ये इनसेंसिबल फ्लूइड में काउंट नहीं होगा। वुंड ड्रेनेज, वुंड ड्रेनेज के अंदर भी हम जो ड्रेन्स यूज़ करते हैं उनके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना आउटपुट है। मेनली वुंड ड्रेनेज से भी हम आउटपुट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेग्यूमेंट्री आउटपुट। इंटेग्यूमेंट्री आउटपुट का हमारे पास क्या मतलब है, जो स्किन के थ्रू हमारा हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हमारा स्किन के थ्रू, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्री का मतलब जो स्किन के थ्रू जो हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखो जीआईटी ट्रैक्ट के थ्रू भी आपका कितना फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है, वो आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, या तो आपको वॉमिटिंग हो रही है या आपको डायरिया हो रहा है, वो उस कितना अमाउंट में डायरिया हुआ, कितना वॉमिटिंग हुआ, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इन सब सिचुएशन में आपको कौन सी सिचुएशन सबसे ज़्यादा इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस का एग्जाम्पल लग रही है, वो है हमारे पास इंटेग्यूमेंट्री। ठीक है, जो स्किन से जो हमारा लॉस होता है फ्लूइड का, किसका, फ्लूइड का, वो हम क्या नहीं कर सकते, मेनली मेजर उसको नहीं कर सकते। जो इंटेग्यूमेंट्री जो आउटपुट है वो हमारा किसके अंदर आएगा, इनसेंसिबल लॉस के अंदर आएगा। ठीक है, जो स्किन और लंग्स के थ्रू मेनली हमारा होता है। मेनली जो हमारा जो इनसेंसिबल लॉस होता है वो किसके थ्रू होता है, स्किन, दूसरा लंग्स, जब आप ब्रीदिंग करते हो तब। ठीक है, तो ये था हमारा इनसेंसिबल लॉस। यूरिनरी आउटपुट को मेजर हम कर सकते हैं, वुंड ड्रेनेज को भी आउटपुट मेजर हम कर सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी। इसमें हम नहीं कर सकते, वो है हमारा इंटेग्यूमेंट्री आउटपुट। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द नर्स इज असाइन टू केयर फॉर अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट। एक नर्स है हमारे पास, ठीक है, उसको असाइन किया है एक ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स को केयर करने के लिए। ठीक है, उसके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं। ठीक है, ऑन रिव्यू द क्लाइंट्स मेडिकल नर्स डिटरमाइंस दैट विच क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। नीचे दी हुई सिचुएशन में कौन सा ऐसी पेशेंट है, देखो ये सारे ही पेशेंट नर्स के पास हैं, ठीक है, और इन सब पेशेंट्स को नर्स क्या कर रही है, केयर प्रोवाइड कर रही है। तो उसमें हमें देखना है कि इन सब पेशेंट्स में किसको सबसे ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट के चांसेस हैं। मेनली जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट है इसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, हाइपोवोलेमिया। कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं, हाइपोवोलेमिया। ठीक है, तो अब इन सब देखो, एक क्लाइंट है नर्स के पास इलियोस्टोमी का, ठीक है, स्टोमा क्रिएट किया हुआ है हमारे पेशेंट के इंटेस्टाइन के अंदर। एक पेशेंट है जिसका हार्ट फेलियर है, ठीक है, एक पेशेंट है उसके पास जो लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, और जो लास्ट पेशेंट है उसके पास की फ्रीक्वेंट वुंड इरिगेशंस पेशेंट को किए जा रहे हैं। ठीक है, वुंड को क्लीन किया जा रहा है फ्लूइड को यूज़ करके। तो पेशेंट के पास मतलब नर्स के पास 4 पेशेंट है। फर्स्ट वन जो पेशेंट है इलियोस्टोमी, कि पेशेंट की जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर होल क्रिएट किया गया है जिसके थ्रू जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है।
नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर कभी भी पेशेंट को क्या नहीं होता, हाइपोवोल्यूमिया नहीं होता, हाइपरवोल्यूमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट कभी भी हमें जिस पेशेंट का हार्ट फेलियर होता है उसके अंदर देखने को नहीं मिलता। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, जो भी पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे होते हैं उनके अंदर भी हमें क्या नहीं देखने को मिलता, कभी भी फ्लूइड की जो वॉल्यूम की जो डेफिशिएंसी है वो हमें नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया। वुंड इरिगेशन, अब कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसके वुंड को क्लीन किया जा रहा है फ्लूइड को ही यूज़ करके, तो क्या उस पेशेंट के अंदर हमारे पास चांसेस होते हैं कि उसमें फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी? नहीं। इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है किसी भी पेशेंट को अगर इलियोस्टोमी है, इलियम के अंदर होर्ट या स्टोमा क्रिएट कर दिया गया है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, उस कंडीशन में हमारे पेशेंट के अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है? फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, एक नर्स है वो केयर कर रही है क्लाइंट की विद हार्ट फेलियर। तो एक पेशेंट है हमारे पास जिसकी हमारे पास सिचुएशन क्या है, उसको हार्ट फेलियर है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, इंट्रावीनस उसको जा रहा है डायरेटिक्स, इंट्रावीनस उसको क्या चल रहे हैं, डायरेटिक्स चल रहे हैं। वो सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग ए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। नर्स को सस्पेक्टेड होता है कि उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, फ्लूइड की वॉल्यूम की डेफिशिएंसी हो सकती है। विच असेसमेंट फाइंडिंग, नेक्स्ट वही सेम हमारे पास क्वेश्चन है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी का, हाइपोवोल्यूमिया का कंडीशन है। ठीक है, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड द नर्स नोट इन अ क्लाइंट विद दिस कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर नर्स कौन सी फाइंडिंग्स को नोट करेगी? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है वेट लॉस, पुअर स्किन टर्गर। वेट लॉस कि अगर किसी भी पेशेंट की बॉडी से अगर हम वाटर को बाहर निकाल दें, ठीक है, मेनली 60% हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, उसके वेट का 60% है, सबके अंदर 60% नहीं, पेशेंट की जो नॉर्मल वेट है उसका 60% है। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये नॉर्मल सी बात है, उसके अंदर वेट लॉस देखने को हमें मिलेगा। पुअर स्किन टर्गर, ठीक है, स्किन टर्गर का क्या मतलब है, देखो स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लूइड का लेवल है तो जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल नॉर्मल है। हम स्किन को पिंच करके देखते हैं वो बाकी फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर फ्लूइड की डेफिशिएंसी है तो उसमें पुअर स्किन टर्गर देखने को मिलता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है लंग कंजेशन। जो लंग कंजेशन होता है मेनली, ठीक है, लंग कंजेशन मेनली हाइपरवोल्यूमिया में हमें देखने को मिलता है, कभी भी ये फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट का सिम्टम नहीं है। ठीक है, एंड इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट हमारी कुछ सिचुएशन में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी में देखने को मिल भी सकती है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट जो हमारी चीज़ दी हुई है लंग कंजेशन, वो ही हमारा क्या है, इसमें रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा डिक्रीज हीमेटोक्रिट एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट। देखो, अगर पेशेंट की बॉडी में पहले से ही क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी है, तो क्या उसका यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा? नहीं। अगर पहले से ही बॉडी में फ्लूइड कम है तो ऑटोमेटिकली यूरिन का जो आउटपुट है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, उस पेशेंट के अंदर डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अब एक बात आप लोग सोचिए, अगर बॉडी में फ्लूइड ही नहीं है तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कैसे हो सकता है? अगर आर्टरीज में ब्लड का लेवल ही बहुत कम है तो वो आर्टरीज की वॉल्स पे क्या प्रेशर लगाएगा? ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं, हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। यूरिन आउटपुट भी हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। लंग कंजेशन हमारा हाइपरवोल्यूमिया का सिम्टम है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा वेट लॉस और पुअर स्किन टर्गर फर्स्ट। ठीक है, वेट लॉस भी हमें इन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो भी हमें क्या देखने को मिलती है, पुअर देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड्स, एक नर्स जो है वो रिव्यू कर रही है क्लाइंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स को। ठीक है, द नर्स डिटरमाइन दैट विच क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था वो हमारा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी का था, ये है हमारा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का, कि पेशेंट के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है वो हम देखते हैं, द क्लाइंट टेकिंग डायरेटिक्स हु इज स्टेंटिंग ऑफ द स्किन। देखो, अगर किसी पेशेंट के अंदर डायरेटिक्स चल रही हैं तो उसमें हो ही नहीं सकता फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के रिस्क हमारे पास प्रेजेंट हो। ठीक है,
अब इन सब पेशेंट्स में हमें बताना है किसके अंदर ज़्यादा रिस्क है, किसके हमारे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के, ज़्यादा किसके अंदर हो सकता है। तो जो पेशेंट डायरेटिक्स ले रहा है उसमें फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस नहीं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हमें देखने को मिलता है। क्लाइंट विद इलियोस्टोमी, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने इलियम के अंदर स्टोमा क्रिएट कर रखा है उसके थ्रू भी जो फ्लूइड का लॉस जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस केस में भी हमारे पास क्या नहीं हमें देखने को मिलेगा, एक्सेस नहीं, हमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्लाइंट हु रिक्वायर इंटरमिटेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग। आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग को क्या कर रहे हो, कंटिन्यू एक पेशेंट के अंदर कर रहे हो। देखो आप अगर पेशेंट का गैस्ट्रिक कंटेंट या इंटेस्टाइन का कंटेंट ही बाहर निकाल रहे हो तो उस कंडीशन में भी हमारे पास फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस नहीं, फ्लूइड वॉल्यूम क्या देखने को मिलता है, डेफिशिएट देखने को मिलता है, ठीक है। डायरेटिक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज देखने को मिलता है, इलियोस्टोमी में भी डिक्रीज देखने को मिलता है, गैस्ट्रिक सक्शनिंग में भी हमारे पास डिक्रीज होता है। लास्ट जो ऑप्शन है क्लाइंट विद किडनी डिजीज, अगर किसी पेशेंट के अंदर कौन सी डिजीज है, किडनी डिजीज है, दैट डेवलप एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से अगर किसी पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन हुई है डायबिटीज मेलाइटस की, ठीक है, तो वो क्या हमें क्या देखने को मिलता है, उस कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो फ्लूइड को रिटेन कर लेता है, ठीक है। अगर किडनी डिजीज की वजह से हमारे पास किसकी डिजीज की वजह से, अगर किडनी की डिजीज़ की वजह से हमारे पास कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई है डायबिटीज़ मेलाइटस की, तो वो पेशेंट हमारा क्या कर लेता है, फ्लूइड को रिटेन कर लेता है। रिटेन करेगा तो फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसकी बॉडी के अंदर वो क्या हमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिटेन कैसे कर लेगा, जो उसमें जो फ्लूइड का एक्सक्रीशन है वो क्या होगा, हमारे पास अफेक्ट होगा, मतलब फ्लूइड एलिमिनेट नहीं हो पाएगा बॉडी से, ठीक है। और बाकी सारी सिचुएशंस के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया, एक सेकेंड मैं आपको इसमें मार्क कर देती हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 4th, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इसी के साथ हमारी क्या हो जाएगा, आज की जो सीरीज का ये लास्ट है, ठीक है, और ये हमारे इस चैप्टर का भी लास्ट है। इसी एमसीक्यू के साथ आपका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करना, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी नॉर्मल रेंज हमारे पास क्या क्या होती है, ठीक है, और वो हमारी बॉडी में अगर कम हो जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आप देखोगे। अगर फ्लूइड की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, फ्लूइड एक्सेस हो जाता है, दोनों ही सिचुएशन को आप कंपेयर करके पढ़ोगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा which client is at risk for the development of potassium level 5.5 मिलीक्विलेंट पर लीटर। देखो इसमें भी आपका पोटेशियम को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे सारे क्वेश्चंस में। अब नीचे जितने भी हमारे पास पेशेंट दिए हुए हैं इसमें हमारा सबसे ज़्यादा चांसेस किसके अंदर हैं, 5.5 मिलीक्विलेंट पोटेशियम होने के। पहली बात तो ये है कि जो 5.5 मिलीक्विलेंट पर लीटर है ये नॉर्मल है, डिक्रीज है या इंक्रीज रेंज है। मेनली अगर 5.5 आपको रेंज देखने को मिलती है किसकी, पोटेशियम की, तो ये ज़्यादा है। पेशेंट के अंदर सिचुएशन हमारे पास इसमें क्या होती है, हाइपर कैलेमिया। और हाइपर कैलेमिया बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। अगर हाइपर कैलेमिया किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसमें मेनली हमें क्या देखने को मिलता है, कार्डियक अरेस्ट हमें देखने को मिलता है। तो 1 by 1 सारे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। द क्लाइंट विद कोलाइटिस, ठीक है, क्लाइंट विद कुशिंग सिंड्रोम, क्लाइंट हु हैज़ ओवर यूजिंग लेक्सेटिव्स, क्लाइंट हु हैज़ सस्टेन्ड ए ट्रॉमेटिक बर्न। देखो अब किसी भी, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर किसी भी पेशेंट को बर्न हो जाता है मेनली हमें उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, पोटेशियम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे, देखो अगर किसी पेशेंट को बर्न हुआ है तो उसमें जो पोटेशियम है उसकी क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है। मेनली जो पोटेशियम है वो हमारा किसके कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सोडियम कहाँ होता है, हमारा बाहर होता है, ठीक है। अगर मैसिव बर्न हो गया, हमारे टिश्यूज वगैरह हैं जो वो इंजर्ड हो गए तो पोटेशियम की क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है और हमारा जो पोटेशियम है वो क्या हमें देखने को मिलता है, इंक्रीज हमें देखने को मिलता है, ठीक है।
और बाकी सारी सिचुएशन में जैसे कोलाइटिस की कंडीशन है, कुशिंग सिंड्रोम की है, और अगर कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा लेग्जेटिव्स यूज़ कर रहा है, उस कंडीशन में हमारे पास हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलती। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सस्टेन ट्रॉमेटिक बर्न। अगर किसी पेशेंट को बर्न हो जाता है, उस कंडीशन में पेशेंट में कौन सी सिचुएशन देखने को मिलती है? पोटेशियम का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का जो सेल्स से जो टिश्यूज़ की शिफ्टिंग कहाँ हो जाती है? बाहर की तरफ हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के MCQs। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।